नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए जोरदार धमाकेदार डिबेट वीडियो में। लोकसभा चुनाव रिजल्ट आने के बाद दोस्तों कुछ मुद्दों को लेकर आरएसएस ने बीजेपी की निंदा की, जो कि बनती भी है। तो दोस्तों इसी पर ये डिबेट है। डिबेट में आप देखोगे जो कांग्रेस के प्रवक्ता है वो ये कह रहे हैं कि अयोध्या वासियों ने ही राम भक्तों को हरा दिया। तो दोस्तों अमिताभ अग्निहोत्री जी ने किस तरह से इनको जवाब दिया और किस तरह से इनको घेरा, ये आप इस डिबेट में देखोगे। दोस्तों डिबेट छोटी है, मजेदार है, आप पूरा देखिए, आपको आनंद अवश्य आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं डिबेट वीडियो। लेट्स स्टार्ट। विकास श्रीवास्तव जी, मैंने देखा कि मोदी जी की सरकार बन जाने से और सुविधापूर्वक मंत्रिमंडल बन जाने से और मंत्रिमंडल को लेकर विपक्ष की जो इच्छाएं थी, आकांक्षाएं थी कि कुछ लट्ठम लट्ठा होगा, नायडू दबाव डालेंगे, नीतीश दबाव डालेंगे, दिस होगा दैट होगा, वो कुछ नहीं हुआ। लगभग यथावत वैसे ही रहा मंत्रिमंडल। सुरक्षा समिति को देख लीजिए, बाकी चीजों को देख लीजिए, तो एक नैराश्य का भाव आना स्वाभाविक है। लेकिन मुझे लग रहा है कि ये जो तीन चीजें घटना घट गई, इनसे विपक्ष को कुछ ऊर्जा मिली। उसको लगा चलो उधर जो कुछ हुआ हुआ, अब ये कुछ मजेदार एपिसोड आया है, अब इसमें हम भी कुछ देखें कि क्या चल रहा है, कैसे हो रहा है। विकास जी देखिए, विषय परक राजनीति से संघ ने अपने आप को हमेशा से दूर रखा। जो पिछला 10 वर्ष बीता उसमें संघ की प्रासंगिकता पूरी तरह समाप्त हो चुकी। मणिपुर में बेटी के साथ, सैनिक की पत्नी के साथ जिस तरीके से दुर्व्यवहार हो रहा है, पूरा मणिपुर जल रहा है, उसमें चुनाव से पहले संघ का कोई बयान नहीं। चुनाव से पहले धर्म जाति नफरत के नाम पर, धर्म के नाम पर जो इश्यूज उठाए गए, जिसको लेकर प्रधानमंत्री की जो भाषा थी, जो असंवैधानिक भाषा थी, उस पर संघ की कोई टिप्पणी नहीं आई। आज जब संघ भारतीय जनता पार्टी की अल्पमत की सरकार को देख रहा है, तो उसको आज ईमानदारी, शुचिता का पाठ पढ़ाने का समय आ गया। गैर वाजिब, गैर समय पर जो बयान है, इससे कांग्रेस पार्टी और देश बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता है। ये संघ की कोरी राजनीति है, अपनी छवि को बचाने का एक षड्यंत्रकारी बयान है, और इसको कांग्रेस पार्टी और देश बिल्कुल गंभीरता से नहीं लेते। ठीक। मुश्किल यही है कि हम लोग ऐसी आत्ममुग्धता में रहते हैं। अभी विकास जी कह रहे थे कि अल्पमत की सरकार, बाबू 303 तो दस्तखत गए, जमा हुए हैं। अल्पमत की कैसे? कांग्रेस ने 84 के बाद, 1984 के बाद से 2024 तक, नोट करिए, 40 साल के वक्त में एक भी बार 272 का आंकड़ा नहीं छुआ, एक भी बार ना, चिमटे से भी नहीं छुआ। और वो 15 साल शासन कर गए। वो प्रचंड बहुमत की सरकारें थी। आप तो 200 के अंदर सरकार बना लिए थे, वो 240 तो है। मनमोहन सिंह, नरसिंह राव, इसे लोकतंत्र को लांछित मत करिए, ये तरीका ठीक नहीं। खैर विकास जी, आरएसएस ने केवल भाजपा पर ही टिप्पणी नहीं की, उसने आपके पूरे कुनबे यानी इंडिया गठबंधन पर भी टिप्पणी की। अगर हम इंद्रेश कुमार की बात करेंगे तो आधी बात तो नहीं हो सकती। उन्होंने कहा जो रामद्रोही थे, राम के प्रति अनास्था रखते थे, वो सब मिल गए एक साथ, तब भी 234 पर रुक गए। भगवान ने कहा कि नहीं, तुम्हारा दंड यही है। देखिए, बाधी जल गई, ऐठन नहीं गई। धर्म जाति नफरत का जो एजेंडा है आरएसएस का, वो आरएसएस कभी नहीं छोड़ सकता है। और आज वो यही अहंकार भारतीय जनता पार्टी को भी था, यही आरएसएस को भी है। भारतीय जनता और आरएसएस अपने आप को अलग नहीं कर सकती है। 2020 का पहला जो बिहार का विधानसभा चुनाव था, उसमें मोहन भागवत ने कहा आरक्षण को समाप्त कर देना चाहिए, और लगातार राष्ट्रीय मंचों से, नेशनल टीवी पर मोहन भागवत ने आरक्षण को खत्म करने का षड्यंत्र रचा। और आज इंद्रेश जी लल्लू सिंह के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। अरे एक साथ कम से कम 400 पार का नारा मोदी जी ने हर मंच से मांगा है, और 400 की कोई जरूरत नहीं थी। अहंकार की बात नहीं थी, षड्यंत्र फेल हो गया, और इंडिया गठबंधन ने इनके षड्यंत्र को फेल किया है, और वही खींच निकाल रहे हैं इंद्रेश जी। राम का नाम लेना अब भी बंद करें, क्योंकि राम भक्तों ने, अयोध्या से मैं भी आता हूँ, अयोध्या ही लोकसभा का रहने वाला हूँ, राम भक्तों ने तो इनको धता बता दी, पर अभी भी अंधभक्त अपनी अंधभक्ति छोड़ नहीं रहे हैं। वो चाहे जिस भी पायदान पर हो, जिस भी प्रोफेशन में हो, अपनी अंधभक्ति छोड़े और धर्म जाति नफरत के। ठीक है विकास, ठीक है, रुकना होगा, अभी रुक जाइए। ठीक है विकास बाबू, रुक जाइए, रुक जाओ भाई। कांग्रेस भी अच्छा गजब पार्टी है। वो कह रहे कि हमने रोक दिया। किस चीज से रोक दिया? सरकार नहीं बनी उनकी। जितने पर उन्होंने सरकार बनाई, आप तो उससे 40% कम पर सरकार 3 बार बना चुके। तो आपको ऐसी बात करना शोभा नहीं देता ना। कांग्रेस को वो नैतिक साहस नहीं होना चाहिए ना। कांग्रेस की तो वो स्थिति आई नहीं। 99 सीट की पार्टी है, अब वो करिए हमने पूरे देश में यलगार कर दिया। खैर और एक चीज और भी है कि
पहले अयोध्या का नाम लेने में संकोच करते थे कई दलों के बड़े नेता, तब वो फैजाबाद शब्द का इस्तेमाल करते थे गोल घुमाने के लिए। अब जब से रिजल्ट आया लल्लू सिंह हारे, तब से वो फैजाबाद शब्द का इस्तेमाल नहीं कर रहे विपक्षी नेता, केवल अयोध्या का इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि उस लोकसभा सीट का नाम है फैजाबाद लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र 1। उसमें 5 विधानसभाएं हैं, जिसमें अयोध्या एक विधानसभा क्षेत्र है। उस विधानसभा क्षेत्र में, जो अयोध्या विधानसभा क्षेत्र है, लल्लू भारतीय जनता पार्टी जीती है, शेष में हारी है, मिल्कीपुर और अलग अलग। लेकिन मुझे कोई विपक्ष का नेता नहीं मिला जिसने ये वस्तुनिष्ठ बात कही हो, बोले अयोध्या हार गए। पहले कहते थे फैजाबाद, मित्रसेन यादव जब जीतते थे तो वो कहते थे हम तो फैजाबाद से हैं। आप बता रहे कि अयोध्या है। आजम खान साहब, ये थोड़ा सा कहानी में ट्विस्ट है नहीं? ऐसे भी थितराई नहीं करनी चाहिए, क्या जरूरत है भाई? बोलो फैजाबाद जीत गए हम, लल्लू सिंह फैजाबाद हार गए। और जिस इलाके का नाम अयोध्या है, उस विधानसभा में तो भाजपा जीती है। ना मेरे कहे से बदल सकती, ना विकास के कहे से, ना सोनिया जी के कहे से, ना अखिलेश जी के कहे से। आजम खान साहब, ये ट्विस्ट भी अमिताभ जी, ये ट्विस्ट भी भाजपा ही ले आई है। भाजपा ने ही फैजाबाद का नाम बदला, अयोध्या किया, भाजपा ने ही फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट का नाम आजम खान साहब, ना 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 ना, मैंने क्या कहा? मेरी बात पर वो जवाब दीजिए ना। मैंने कहा उस सीट का चुनाव आयोग में, रुक जाइए, चुनाव आयोग में क्या नाम दर्ज है? क्या नाम दर्ज है चुनाव आयोग में? फैजाबाद अयोध्या एक हो गया है सर, उसमें कोई डिफरेंस नहीं रहा है। अब जहां कहीं भी आप बात करोगे, कोई भी फैजाबाद को याद करने को तैयार नहीं है, सब उसे अयोध्या मानता है, इसलिए बोल चाल में अयोध्या। आजम भाई, आप एक मिनट, आजम भाई, आपकी पार्टी के लोग आज तक प्रयागराज को प्रयागराज कहने की इच्छा नहीं जुटा पाए, उसको इलाहाबाद बोलते हैं और उसमें मानते हैं कि मेरा गर्व है, हम योगी के बदले हुए नाम को नहीं मानते। अब अयोध्या में आप तुलसी पत्ता गंगा जल हाथ में लेके आए हो, करे नाम बदल गया इसलिए हम। आजम खान साहब, आप तकनीकी तौर से सही हो सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, हमारा इसमें आपसे कोई विवाद नहीं है, लेकिन व्यवहारिक तौर से उसे अयोध्या ही माना जा रहा है आज के डेट में। मैं ये मानता हूं कि देखिए, भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं है, कहीं न कहीं ये बैसाखी की सरकार है, ये आप भी सहमत होंगे। अल्पमत की सरकार मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं है। टीडीपी और जेडीयू की बैसाखी की उन्हें जरूरत है। जब भी ये बैसाखी डिस्टर्ब होगी, आजम भाई, एक बात आपको याद दिला दें, आगे काम आएगी। अब ये सब चलते ही रहेगा, चुनाव हुआ है तो महीने तो महीने इसी बहसें चलेंगी। मुलायम सिंह जी 3 बार मुख्यमंत्री रहे, एक भी बार उनके पास बहुमत नहीं था क्या? और बहुत कम सीटों पर रहे क्या? केवल सपा के 4 बार की चीफ मिनिस्टरशिप में 1 बार अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री बने तो बहुमत था क्या? मायावती जी 4 बार रही, 1 बार बहुमत था, 3 बार जुगाड़ थी क्या? ये लोकतंत्र है भारत का भाई। मैंने कांग्रेस का उदाहरण दे दिया ना आपको, उनसे ज्यादा क्या उदाहरण दूंगा? वो 200 के अंदर सरकार बना लिया और मजा मारे 10 साल। क्या अवैध थी सरकार? नहीं ना। उसे मुलायम सिंह का समर्थन हासिल था, उसे मायावती का समर्थन हासिल था, चल रही थी सरकार, लेफ्ट पार्टी का समर्थन हासिल था। इसलिए ये तर्क ठीक नहीं। एक ऐसा भाव निकल के आता है कि जैसे कोई गलत जबरदस्त जबरिया सरकार बना ली हो। कोई जबरिया सरकार नहीं बना सकता भाई साहब। ये प्लाट पे कब्जा थोड़ी ना है कि गुड्डू पप्पू बंदूक लेके गया और कब्जा कर लिया प्लाट पे। ये सरकार है भारत की, जबरदस्ती थोड़ी को बना लेगा। आजम भाई, आप तो जानते हो, समझदार आदमी हो, फिर भी हम लोग क्या कहते हैं कि मुलायम सिंह जी की सरकार। आजम भाई एक मिनट, क्या कहा जाता है 3 बार मुलायम सिंह जी चीफ मिनिस्टर रहे, क्या हम लोग कभी रेफरेंस देते तो बोलते कि बैसाखी वाली सरकार? नहीं ना, मुलायम सिंह जी की सरकार, मनमोहन सिंह की सरकार, नरसिंह राव की सरकार, ये बोलते ना। बैसाखी की सरकार तो नहीं बोलते। ये जो एक तेजाबी भाव है ना, मन से ही हटाइए। एसिड क्यों रहे इतना दिमाग में? मनमोहन सिंह की सरकार ही कहते हैं ना। मनमोहन सिंह की तो सरकार नहीं थी फिर वो। इसलिए ये एसिड हटाइए। जो लोकतंत्र का जो भारत में स्वरूप है उसको स्वीकार। तो दोस्तों, डिबेट हो गई खत्म, वीडियो हो गई पूरी। उम्मीद करता हूं दोस्तों अमिताभ अग्निहोत्री जी की ये डिबेट वीडियो आपको पसंद आई होगी। डिबेट से इतर में एक बात मैं आपको कहना चाहता हूं दोस्तों, अमिताभ अग्निहोत्री जी पर वीडियो सभी बनाते हैं, लेकिन वो कुछ पॉइंट नोटिस नहीं करते हैं। मैं एक पॉइंट अमिताभ अग्निहोत्री जी की नोटिस करता हूं, जो आपके समक्ष रख रहा हूं। दोस्तों, पहले आप देखते होंगे अमिताभ अग्निहोत्री जी किस तरह से इन विपक्षों को लताड़ते थे, एकदम गजब गरज कर बरस कर इनको लताड़ते थे और इनको नेस्तनाबूद कर देते थे। लेकिन अब अमिताभ अग्निहोत्री जी का वो अंदाज बदल गया है। अमिताभ अग्निहोत्री जी तंज
के अंदाज में इन पर तंज कसते हैं उनके ही बातों को लेकर और इनको नेस्तो नाबूद करते हैं। दोस्तों ये पॉइंट नोटिस करने लायक होती है, सभी नोटिस नहीं करते। मैं अब गुरुजी को पूरी तरह से फॉलो करता हूँ, इसलिए मैं इनकी एक एक बात को नोटिस करता हूँ। लेकिन ये भी एक बात है कि लोगों को अमिताभ अग्निहोत्री जी का पुराना अंदाज ज़्यादा पसंद था और वो लोग अमिताभ अग्निहोत्री जी को उसी अंदाज में देखना चाहते हैं और डिबेट वीडियो ज़्यादा चला भी करती थी। मैं भी नोटिस कर रहा हूँ कि डिबेट वीडियो ज़्यादा चला करती थी अमिताभ अग्निहोत्री जी की उसी अंदाज की वजह से। आजकल कम कम देखा जा रहा है, कम चलती है ऐसी अमिताभ अग्निहोत्री जी की वीडियो, लोग कम देखना पसंद भी कर रहे हैं क्योंकि अमिताभ अग्निहोत्री जी का वो अंदाज नहीं रहा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों अमिताभ अग्निहोत्री जी शायद ये बात नोटिस करें और अपने पुराने अंदाज में लौट आए और इनको पूरी तरह मतलब मिर्च मसाला लगाकर धोना शुरू कर दे तो मजा भी आए कुछ डिबेट वीडियो का। तो दोस्तों फिर भी उम्मीद करता हूँ अमिताभ अग्निहोत्री जी की ये डिबेट वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही डिबेट वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप जरूर जाइए। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।